समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं बल्कि अवसरों और चुनौतियों का संगम है। इसी सोच के साथ यूपीएससी समसामयिक विषयों पर हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति पर, और इसके लिए हम देख रहे हैं ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक विश्लेषण। बिल्कुल। हिंद महासागर क्षेत्र जिसे IOR कहते हैं, उसका महत्व तो खैर हम सब जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, दुनिया का 80% से ज्यादा समुद्री तेल व्यापार यहीं से होता है और सालाना करीब 10 बिलियन टन कार्गो। काफी बड़ा आंकड़ा है ये जी। तो ये चर्चा जो है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से, और जो लोग सामरिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए अहम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे जैसे ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट एक एकीकृत समुद्री क्षेत्र के तौर पर मजबूत हुआ है, IOR का रणनीतिक वजन और बढ़ा है। अच्छा। और इसने एक दिलचस्प एक विरोधाभास सा उजागर किया है। वो ये कि भारत की जो ज्यादातर इंडो पैसिफिक कूटनीति है या साझेदारी है, वो पूर्वी हिंद महासागर पर केंद्रित लगती है। हाँ, क्योंकि वहाँ कई अहम साझेदार देश हैं और वो भारतीय और प्रशांत महासागरों का जंक्शन भी है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम भारत के नौसैनिक निवेश नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और तैनाती को देखते हैं, तो साफ तौर पर एक झुकाव पश्चिमी हिंद महासागर की तरफ दिखता है। तो फिर ये पश्चिम की तरफ झुकाव क्यों? क्या वजह है इसकी? क्या ये कोई तात्कालिक जरूरत है या फिर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो है जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक खतरे, जैसे सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती। आपको याद होगा 2007-2012 के बीच कैसे ये चरम पर थी। फिरौती लाखों डॉलर में जाती थी। हाँ, वो तो काफी गंभीर स्थिति थी। बिल्कुल। फिर जलवायु परिवर्तन है। ये इलाका दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले समुद्री क्षेत्रों में है। तो मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों पर सीधा खतरा है। और फिर अवैध मछली पकड़ना, जिसे IUU फिशिंग कहते हैं, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी, और साथ ही यमन और मोजाम्बिक जैसे देशों में जो अस्थिरता है, उसका असर भी इस पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अच्छा, तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, उसमें सक्रिय भागीदारी बढ़ाई है। ये सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाता है। और अभ्यास वगैरह? हाँ, अभ्यास भी। निशार, IFC जैसे अभ्यास हैं जो सूचना साझा करने, निगरानी में मदद करते हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण तो है 2024 में मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन। हाँ, वो खबरों में था। इससे भारत की पहुंच बढ़ेगी उस इलाके में? जी बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि भारत पश्चिमी हिंद महासागर में कितना सक्रिय हो रहा है। और इसी में शायद अफ्रीका के साथ जुड़ाव भी जुड़ जाता है ना, वो अफ्रीका पिवट वाली बात। हाँ बिल्कुल। मार्च 2025 में भारत ने अपना सागर विजन यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको महासागर में विस्तार दिया। महासागर, ये नया है? हाँ, मैरिटाइम एडवांसमेंट फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीकी देशों को IOR रणनीति के एक मुख्य स्तंभ के तौर पर देखा गया है। अच्छा, और इसी के तहत वो एकी में भी शुरू हुआ था? जी, अप्रैल 2025 में अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। ये एक मल्टीलैटरल मंच है। इसका मकसद है भारतीय नौसेना को IOR में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनाना। इसका कोई हालिया उदाहरण? हाँ, मई 2025 में IOS सागर पहल, इसमें INS सुनैना की तैनाती हुई थी। इसमें 10 प्रतिभागी थे, जिनमें से 8 अफ्रीकी देश थे। तो ये साफ तौर पर अफ्रीका पिवट को दिखाता है। और ये शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफ्रीका के पूर्वी तट पर हौथी विद्रोहियों से खतरा बढ़ा है और उधर जिबूती वगैरह में चीन की मौजूदगी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही। चीन का जिक्र आ ही गया तो उस पर बात करना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी जहाजों की बढ़ती आवाजाही, खासकर वो जिन्हें रिसर्च शिप कहा जाता है, लेकिन अक्सर शक होता है कि वो दोहरे उपयोग वाले या जासूसी जहाज हैं। ये भारत के लिए एक चुनौती तो है। निश्चित रूप से चीन का प्रभाव पश्चिमी हिंद महासागर में लगातार बढ़ रहा है। जिबूती में उनका सैन्य अड्डा है। अफ्रीकी देशों से उनके राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। और वो बंदरगाह ग्वादर और डोराले, इनका क्या सामरिक महत्व है? हाँ, देखिए, ग्वादर पोर्ट जो है
वो हॉर्मोज जल डमरू मध्य के पास है और डोराले पोर्ट बाबल मंदेब जल डमरू मध्य के पास। यानी दोनों ही बहुत अहम समुद्री रास्ते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच व्यापार के लिए। बिल्कुल। तो इन पर चीनी नियंत्रण या प्रभाव भारत की ऊर्जा और व्यापार हितों के लिए चिंता का विषय तो है ही। और ये सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है शायद। नहीं, चीन ने अपना एक चीन हिंद महासागर फोरम भी शुरू किया है, जिसे कई लोग हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA जैसे जो स्थापित मंच है उनके मुकाबले या समानांतर खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। तो मतलब भारत का ये जो पश्चिमी नौसैनिक ठिकानों और तैनाती पर ज्यादा ध्यान है, ये एक तरह से चीन की इसी बढ़ती भूमिका और क्षेत्रीय अस्थिरता की प्रतिक्रिया है। ORF लेख में शायद भारत पाकिस्तान तनाव के रिस्कों का भी जिक्र है। हाँ, ऐसा लगता है। ये चीन फैक्टर और इस क्षेत्र की जो सामान्य अस्थिरता है, जिसमें वो तनाव भी शामिल हो सकता है, उन सब की मिली-जुली प्रतिक्रिया है भारत का ये पश्चिमी फोकस। कुल मिला के तस्वीर ये उभर रही है कि भले ही भारत की बड़ी इंडो पैसिफिक रणनीति में पूर्व का जिक्र ज्यादा होता हो, लेकिन जमीन पर मतलब असलियत में जो तात्कालिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, अफ्रीका के साथ रणनीतिक जुड़ाव है और चीन का फैक्टर है, इन सब वजहों से भारत पश्चिमी हिंद महासागर को कई ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। हाँ, और भारत लगातार इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच और क्षमता बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और ये स्थिति स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। जैसे जैसे समुद्री समीकरण बदलेंगे, भारत को भी अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहना होगा, अडॉप्ट करना होगा। पश्चिमी हिंद महासागर में सक्रिय रहना भारत के लिए अहम बना रहेगा। बिल्कुल सही कहा। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचेगा जरूर कि पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की ये जो बढ़ती सक्रियता है, ये भविष्य में उसकी पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति को कैसे नया आकार दे सकती है, खासकर जब हम पूर्वी हिंद महासागर पर पारंपरिक फोकस को देखते हैं। अच्छा सवाल है। तो यूपीएससी उम्मीदवारों और सामरिक मामलों में रुचि रखने वालों के लिए अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जल्द मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।